Hello everyone, welcome to RD Reads. Today this is the first video of my channel जिसमें द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा शिव ट्रायोलॉजी की फर्स्ट बुक है, उसकी समरी बताऊंगा मैं आपको। ये समरी दो पार्ट में रहेगी बिकॉज ये बुक थोड़ी सी लेंदी है, ऑलमोस्ट 401 पेजेस, 26 चैप्टर्स, बट आई हैव ट्राइड टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द स्टोरी। स्टार्ट करते पहले तो ओवरऑल स्टोरी से। ओवरऑल ये एक इंडस सिविलाइजेशन टाइम की स्टोरी है। यू कैन से कि एक एपिक फ्रिक्शन है। क्यों क्योंकि इसमें भगवान शिव जो हमारे हैं उनको एक कैरेक्टर रूप में दिखाया गया है। नॉट इवन शिव बट शिव के साथ सती, नंदी, वीरभद्र ऐसे कैरेक्टर्स इस फ्रिक्शन में दिखाए गए हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में और काफ़ी फेबुलस वे में अमीश जी ने इसको नरेट किया है। तो ओवरऑल ये इंडस सिविलाइजेशन टाइम की स्टोरी है, जहाँ पे मानसरोवर कैलाश के पास शिव एक अपने ट्राइब में रह रहे होते हैं और वहाँ से उनको एक हाईली डेवलप्ड जो एरिया होता है मेलुहा, वहाँ से बुलावा आता है कि आप हमारे पास आइए, और वहाँ से पूरी एक स्टोरी स्टार्ट होती है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। जितना कोशिश करूँगा काफ़ी शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचा सकूँ इसका पूरा भावार्थ। तो स्टार्ट होता है कि शिव अपनी एक ट्राइब के साथ, बहुत ही लड़ाकू ट्राइब होती है इनकी, कैलाश मानसरोवर जो बहुत ही बर्फीला प्रदेश है, वहाँ पे इनकी ट्राइब रह रही होती है। एक मानसरोवर के पानी के लिए आए दिन इन ट्राइब्स के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मतलब डेली किसी ना किसी को मरना ही है, डेली अटैक होगा, डेली लड़ना है। एक सर्वाइवल के लिए आपको डेली फाइट करनी पड़ेगी। शिव परेशान हो जाते हैं इस लाइफस्टाइल से। उसी बीच में मेलुहा प्रदेश, अब मेलुहा क्या है, तो मेलुहा जो सप्त सिंधु 7 रिवर है, जो सिंध प्रदेश है आज का, उस तरफ का जो प्रदेश है उसे मेलुहा प्रदेश कहा गया है। वहाँ से एक डेलीगेशन आता है, उसको एस्कॉर्ट कर रहे होते, उसको लीड कर रहे होते नंदी, तो कैप्टन होते हैं उस डेलीगेशन के। तो वो शिव के पास आते हैं और उनको ऑफ़र देते हैं कि आप अपनी पूरी ट्राइब के साथ हमारे मेलुहा में आइए, वहाँ पे हम आपको खेती के लिए ज़मीन देंगे, आपको रहने के लिए घर देंगे, और आप एक अच्छी लाइफ वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। इस बारे में शिव काफ़ी सोचते हैं। उनको भी लगता है कि यहाँ डेली सर्वाइवल है, सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ता है, लोग मरते हैं, इतनी परेशानियाँ हैं, तो क्यों ना मैं अपने ट्राइब को लेकर वहीं चला जाऊँ। काफ़ी परेशान रहते, काफ़ी सोच में होते हो। तो उनका खास मित्र, दोस्त, फ्रेंड भद्र उनकी हेल्प करता है, और उनकी हेल्प से वो डिसीजन लेके कि जी ओके हम आएंगे वहाँ पे मेलुहा में। तो वहाँ से पूरी ट्राइब के साथ अब वो नंदी के साथ वहाँ पे प्रयाण करते हैं। पूरी जर्नी कुछ वीक्स की होती है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर से आप समझ लीजिए कि आज का पाकिस्तान है, जो वो सारा सिंध एरिया था, तो वहाँ तक जर्नी करनी है। उस टाइम पे कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो था नहीं, घोड़े ही थे, तो उस पर पूरा कम से कम काफ़ी वीक्स लग जाते हैं उनको पहुँचने में। लेकिन जैसे ही वो पहुँचते हैं तो वो बहुत ही एस्टोनिश्ड हो जाते हैं वहाँ की ब्यूटी देख के, कश्मीर की ब्यूटी। आज उस स्टोरी में भी वहाँ पे कश्मीर, श्रीनगर ये सब नाम दिए गए हैं, जो आज भी हमारे यहाँ पे है। तो काफ़ी मतलब रिलेट किया गया है इस स्टोरी को, एक तो एपिक कैरेक्टर से, प्लस दूसरा लेटेस्ट अपनी जो रिसेंट जियोग्राफी है उसके साथ भी। तो काफ़ी अच्छा टच दिया है अमीश जी ने। आप जैसे पढ़ेंगे आपको और अच्छा लगेगा। तो शिव जब वहाँ पहुँचते हैं तो ये जो मेलुहन कम्युनिटी है ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है अपने समय में, बहुत ज़्यादा एडवांस है। लेट इट बी सोशली एडवांस, इकोनॉमिकली तो बहुत ज़्यादा एडवांस, कल्चरल बहुत ही रिच है, लोग काफ़ी पढ़े लिखे एंड युद्ध से लेके सारी कलाओं में माहिर होते हैं। तो काफ़ी एडवांस कम्युनिटी थी। शिव जैसे यहाँ पे आते हैं तो वो काफ़ी एस्टोनिश्ड हो जाते हैं देख के कि उनके जो सिटी बसे हुए हैं वो एक बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बसाए गए हैं, बिकॉज बाढ़ से बचाने के लिए एक विज़न से बनाया गया है सिटी पूरा, कि अगर बाढ़ आती है नदी में तो उससे बचाने के लिए ऑलरेडी एक बहुत ही ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया गया, वहाँ पे सिटी डेवलप किया गया है। और सिटी जो कि कैसा डेवलप किया है, बाहर से वो पूरा सिक्योर, चारों तरफ एक बड़ी सी दीवारें हैं जो जैसे किले में होती है, वो उसको बचा रही है। प्लस जाने के लिए एक छोटा सा ही रास्ता, घोड़े के लिए अलग, पैदल अलग, ताकि दुश्मन अगर आक्रमण भी करता है तो बहुत ही ज़्यादा एक साथ नहीं आ पाएगा। बहुत ही छोटा रास्ता है तो कम से कम कुछ सैनिक ही आ पाएंगे जिनसे आप आराम से लड़ सकते हैं। इससे स्टार्टिंग ही बहुत ही ज़बरदस्त था। तो जैसे शिव एंटर करते हैं तो वो सिटी देखते तो वो और ज़्यादा एस्टोनिश्ड हो जाते हैं, काफ़ी ताज्जुब में रह जाते हैं कि सिटी एक जैसे सेक्टर वाइज बना हुआ है। लाइक चंडीगढ़ है हमारा, जैसे गांधीनगर है, जैसे एकदम स्क्वायर में ऐसे सेक्टर वाइज बनाया गया है कि एक लाइन है परफेक्ट, वेल पेव्ड रोड्स है, घर एक जैसे है, उनकी बनावट एक जैसी है, कलर्स एक जैसे हैं, काफ़ी सिमिलैरिटी मिलती है वहाँ पे।
फ़र्क सिर्फ इतना था, अमीर गरीब वहाँ पे भी था, लेकिन इतना था कि कुछ जैसे इलीट क्लास है तो उनका घर थोड़ा सा बड़ा होगा, बट इट विल नॉट डिफ़र इन द लुक फ्रॉम ये जो गरीब लोग होते हैं। तो ये उनसे ज़्यादा डिफ़र नहीं कर सकता। गरीब थोड़े छोटे कमरे रहेंगे, उनके थोड़े बड़े रहेंगे, बस ज़्यादा फ़र्क नहीं। अच्छे रोड्स थे, रोड के बीच में एक ड्रेनेज सिस्टम था, जो कि हर घर में से जो पानी गंदा बाहर निकलता उनको ड्रेन करने के लिए। तो शिव जो एक जंगली ट्राइब, जैसे जंगल की तरह ही एक बर्फ़ के उसमें रहते थे, और एक लड़ाकू ट्राइब थी जो अच्छे से कपड़े भी नहीं पहनते थे, मतलब वो वैसे जैसे वो शेर की खाल लपेट ली वैसे टाइप। और अचानक से यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे अच्छे से लोग कपड़े पहन रहे हैं, मतलब काफ़ी डेवलप्ड हैं ये लोग, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चर में बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी ताजुब रहता है, वो सब देखते हैं। फिर इनका रहने का बंदोबस्त किया जाता है, इनको क्वारंटाइन किया जाता है। पहले तो हमें क्वारंटाइन का मतलब पता नहीं था, लेकिन नो डाउट्स कि कोरोना के बाद एवरीवन नोज व्हाट इज़ क्वारंटाइन। तो उनको पहले पूरी ट्राइब को और उनको क्वारंटाइन किया जाता है, सो दैट अगर उनको कोई बीमारी हो तो वो एटलीस्ट दूसरे लोगों में ना फैले। उस क्वारंटाइन में जैसे हमें क्वारंटाइन में काढ़ा पीने की सलाह मिली, तो उनको भी एक दवाई दी जाती है। लेकिन होता क्या है, और उनके पास उस टाइम पे डॉक्टर्स भी थे, स्पेशलिस्ट, नर्सेस, ये सर्विस थी उस ट्राइब, उस कम्युनिटी में, मेलुहन में पहले। तो जैसे उनको वो दवाई दी जाती है, तो पता चलता है कि रात में एकदम से सारे बीमार हो जाते हैं, पूरी की पूरी ट्राइब बीमार हो जाती है। इवन शिव हिमसेल्फ ऑल्सो फील कि उनको भी कुछ हो रहा है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्वेट निकल, पसीना निकल रहा है, वो भी परेशान है। तभी भगदड़ मच जाती है एकदम एकदम से। वो बाहर आते हैं रूम के, देखते हैं कि सब भगदड़ मची हुई है। जो आयुर्वेदी की जो चीफ डॉक्टर होती है वहाँ की, और नर्सेज सब भाग रहे होते हैं और सबकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं कि अचानक से क्या हो गया। आयुर्वेदी जी जो डॉक्टर होती है वो शिव के पास आती है, तब वो एकदम से देखती है कि इनको काफ़ी पसीना हो रहा है, बट कुछ ज़्यादा हो रहा नहीं है, फीवर वगैरह नहीं आया, जहाँ की बाकी सब लोगों को फीवर ये वो सब प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो शिव ने उस टाइम पे अपने गले पे एक मफलर, या आप कह सकते हैं कपड़ा लपेटा होता है, जिसको उनको ठंड लग रही होती है। तो आयुर्वेदी कहती है कि ज़रा हटाइए, क्यों बांधा हुआ ये वो। जैसे वो डॉक्टर होती है चेक करने के, तो जैसे कपड़ा हटाते हैं शिव, वहाँ एकदम से आयुर्वेदी जी चौंक जाती है, एंड मतलब वो सीधा घुटनों में गिर जाती है और बस शिव के कदमों में गिर जाती है कि भगवान आप आ गए। ये देख के अचानक जो शिव बहुत ही चौंक जाते हैं, बोला भाई ऐसा क्या हो गया अचानक, कि मैंने तो गले से कपड़ा हटा, एकदम ऐसा क्या हो गया, सब पाँव में गिर गए मेरे कि भगवान आप आ गए, भगवान आप आ गए। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक स्टोरी जो आप आगे जाके पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि ये जो एम्पायर है मेलुहन, वो सूर्यवंशी का एम्पायर है। उनके जस्ट बगल में है चंद्रवंशी। जैसे हम आज इंडिया है, पाकिस्तान है, और जैसे ही आप आज इंडिया और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट अटैक कर रहा है, सेम चीज़ उस टाइम पे होती थी सूर्यवंशी पे। चंद्रवंशी ऐसे माना जाता है वो काफ़ी पापी लोग हैं, काफ़ी उनके कोई मतलब एथिक्स नहीं है लड़ाई में भी, और वो लोग उस टाइम पे भी इन पे टेररिस्ट अटैक करते थे। लाइक उनके लोग आएंगे जहाँ पे निर्दोष लोग होंगे, जहाँ पे सिपाही नहीं होंगे, वहाँ लोगों को मारेंगे, काटेंगे और फिर भाग जाएंगे, मंदिर तोड़ेंगे फिर भाग जाएंगे। सेम आज के सिनेरियो को भी काफ़ी रिलेट किया गया है इस स्टोरी में। तो ऐसा होता था। तो सूर्यवंशी लोग थे, इनकी एक मान्यता थी कि इन पापियों से बचाने हमें एक दिन नीलकंठ आएंगे, जिनका गला नीला होगा, जिनका गला सोमरस पीने से नीला हो जाएगा। सोमरस के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो ये लोग एकदम समझ लेते हैं कि भाई नीलकंठ आ गए, अब हमारा मसीहा आ गया। तो इसी चक्कर में आयुर्वेदी जी उनके कदमों में गिर जाती है, और सबको एकदम नंदी दौड़ते हुए आते हैं, तो नंदी भी एकदम सीधे कदमों में गिर जाते हैं कि अरे भगवान आप आ गए। ये चीज़ काफ़ी मतलब एकदम से लोग खुश भी हो जाते हैं और चौंक भी जाते हैं। ये चीज़ फिर वहाँ के राजा होते हैं दक्ष, उनके पास ये संदेशा भेजा जाता है कि भाई फाइनली सदियों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारे नीलकंठ आ चुके हैं। दक्ष भी काफ़ी चौंक जाते हैं राजा, तो वो तुरंत मैसेज भेजते हैं कि भाई अभी किसी को बताया ना जाए, लेकिन सबसे पहले मैं मुलाकात करूंगा, मैं कंफर्म कर लूँगा कि यही हमारे नीलकंठ है ना, तभी हम प्रजा को बताएंगे, वरना एक गलत मैसेज चला जाएगा। तो दूसरे दिन फिर शिव की देवगिरी की यात्रा शुरू होती है। देवगिरी इज़ अ कैपिटल ऑफ मेलुहा, जहाँ पर राजा निवास करते हैं। इन मेन टाइम रात में सब ट्रीटमेंट कर लिया गया, सारी ट्राइब ठीक भी होगी, और शिव को बताया जाता है कि आपको राजा से मिलने जाना है, और आप वहाँ अकेले ही जाएंगे, आपके साथ कोई और नहीं जाएगा, जस्ट हम आपको एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे। शिव पहले तो मना करते हैं कि मेरी ट्राइब मैं अकेले छोड़ के नहीं जाऊँगा, बट उनके दोस्त भद्र होते हैं, उनको विश्वास दिलाते कि आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ। शिव उनको पूरा कार्यभार, मतलब उनको जिम्मेदारी सौंप पे जाते हैं कि आप ध्यान रखना। अब यहाँ से स्टार्ट होती है शिव की देवगिरी यात्रा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं देवगिरी। अब घोड़े पे ये लोग चलते हैं नंदी के साथ, काफ़ी दिन रात चलते रहते, क्योंकि वहाँ पे तो घोड़े से काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इन बिटवीन जाते हुए एक जगह पे नदी क्रॉस करते हुए नंदी पानी में गिर जाते हैं। तो अब उनको बचाने के लिए गिरेगा कौन, क्योंकि इतने भारी है कि उनको बचाने जाओ तो और साथ में उड़ बोलेंगे। बट फाइनली शिव कूदते हैं
और वो नंदी को कैसे भी बाहर निकाल के ले आते हैं। तो इन लोगों की नंदी की मान्यता और दृढ़ हो जाती है कि बोले भगवान जो कोई नहीं करा आपने कर दिया, और हो जाती है। तो फिर नंदी का ट्रीटमेंट वगैरह चलता है। तब तक शिव क्या करता है, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है यहाँ पे पार्ट, क्योंकि शिव है तो सती भी होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो शिव जब तक कि नंदी का ट्रीटमेंट चलता है, उस एरिया में एक मंदिर होता है, वहाँ पे घूमने चले जाते हैं। वो जब काफ़ी सीढ़ियाँ होती हैं, ऊपर जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या है कैसे। एक बड़ी लंबी दाढ़ी वाले पंडित जी रहते हैं, और देखते काफ़ी ताज्जुब रह जाते हैं। वो मंदिर का जो वर्णन किया है अमीश जी ने, इट इज़ ब्यूटीफुल, आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। ऐसे छोटी छोटी से उसके पिलर से लेकर उसकी बनावट कैसी, क्या है क्या नहीं, बहुत अच्छा नरेशन किया है अमीश जी ने। वापस नीचे आते हुए वो एक सती जी आई होती है, उनको देख के जैसे कहते हैं ना फर्स्ट साइट लव, वैसा कुछ हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक अच्छा ट्विस्ट अमीश यहाँ पे ऑथर ने दिया है कि हीरो है हीरोइन है, तो एंट्री भी ज़बरदस्त होनी चाहिए। मतलब मुलाकात का जो तरीका है वो भी एकदम बॉलीवुड स्टाइल है, कि उसी टाइम में जब सती दर्शन करके आ रही होती है, शिव भी वहीं होते हैं, और अचानक से गुंडे अटैक कर देते हैं। तो वहाँ पे शिव के लिए एकदम मौका आ जाता है। तो शिव वहाँ पे सती की रक्षा करने के लिए कूद जाते हैं अपनी तलवार लेके, वो जो गुंडों के सामने लड़ने में। बट ऐसा नहीं है, सती भी अपने आप में एक बहुत ही निपुण योद्धा रहती हैं। शिव और सती दोनों कंबाइन होकर लड़ते हैं इन दोनों से, और 10-15 लोगों के सारे गुंडों को भगा देते हैं। और फाइनली इंट्रोडक्शन होता है। तो शिव के वहाँ पे जो मेलुहन कम्युनिटी थी, उसमें हर किसी का एक हर किसी को एक रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई ना कोई सिंबल रहता है, कि वो क्षत्रिय ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य क्या है। और उसमें भी सब कास्ट रहती है, जैसे कि वो किस रेंज का है, मतलब उसके गुण धर्म के, उसके मतलब निपुणता के हिसाब से उसका वो रहता है। कि जैसे क्षत्रिय है तो सबसे पहले सिंह, टाइगर, ऐसे करके चीता, ये सब रहेंगे जैसे। तो शिव के पास कोई ऐसा तो है नहीं, वो तो बाहर से आए हुए हैं। तो सती काफ़ी एस्टोनिश हो जाती है ये कौन है परदेशी। बट फाइनली वो काफ़ी ग्रेटिट्यूड अपना दिखाती है कि आपने मेरी रक्षा की है, एंड आपको कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लीजिएगा। तो शिव भी काफ़ी इंप्रेस होते हैं। शिव भी कहते हैं लेकिन मैं याद करूँगा तो कैसे करूँगा, कहाँ बुलाऊँगा आपको, कहाँ ढूंढूंगा। तो बोला किसी से भी देवगिरी में आके पूछ लीजिए कि सती कहाँ है। तो शिव कहते हैं ओके। अब वहाँ से सती चली जाती है, और शिव काफ़ी मतलब जब तक वो अपनी नज़रों से ओझल नहीं हो जाती तब तक देखते रहते हैं। मतलब उनको एक हिसाब से पहली नज़र में सती से प्रेम हो जाता है। अब वहाँ से कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है, शिव चलते हैं आगे। अब वो देवगिरी पहुँचते हैं। देवगिरी पहुँचते ही उनका रहने का बंदोबस्त रॉयल जगह पे किया जाता है, जहाँ पे राजा रहते हैं, राजा के महल में किया जाता है। दूसरे दिन राजा से मुलाकात निर्धारित है, मतलब डिसाइड हो जाती है कि दूसरे दिन राजा से मिलना है। तो दूसरे दिन शिव जाते हैं, राजा ऑलरेडी वहाँ पे पहले ही प्रेजेंट मौजूद होते हैं। बीइंग दक्ष वहाँ के राजा है पूरे देश के, पूरे मेलुहा के, बट स्टिल शिव को अपने से ऊपर रखते हैं और इनको काफ़ी मतलब रिस्पेक्ट देते हैं। ये देख के शिव काफ़ी एस्टोनिश हो जाते हैं कि यहाँ का राजा जो मुझे माई लॉर्ड करके बुला रहा है, कि भगवान करके बुला रहा है, तो इट इज़ मतलब रियली उनके लिए काफ़ी वियर्ड हो जाता है कि मैं तो एक आम आदमी, मेरे से ऐसा बिहेव क्यों हो रहा है लोगों का। लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं कि भाई मैं जैसे कहीं से ऊपर से आ गया हूँ एकदम, जबकि मैं इनकी तरह ही एक साधारण इंसान हूँ। बट फिर दक्ष से बात होती है, वो लोग मानते नहीं कि नहीं आप ही हमारे तारणहार हो, हमारा उद्धार करने वाले आप ही हो। इनिशियली शिव के गले से ये बात उतरती नहीं है। वो काफ़ी मतलब वो इस बात को हजम ही नहीं कर पाते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक बंदा, एक आम आदमी आपका मसीहा कैसे हो सकता है। आप इतने कल्चर इकोनॉमिकली रिच हो, इवन युद्ध में भी, युद्ध कला में भी आप रिच हो, टेक्नोलॉजी में भी रिच हो, आप इतना अच्छा देश है आपका, आपको किसी मसीहा की क्या ज़रूरत है। आप कुछ भी चाहो कर सकते हो। बट नहीं, फिर भी दक्ष अपनी बात पे अड़ा रहता है, बोला नहीं आप ही हो जो हो हमारे लिए, तो आप ही हो। फिर पहले दिन की मुलाकात ख़त्म होती है, शिव बाहर निकलते हैं, तो हाँ अचानक उनके कान में एक आवाज़ आती है, ऐसे वो नृत्य वाली आवाज़, ताल वाली, जैसे ढोलक बज रहा हो या तो फिर तबला बज रहा हो। तो वो देखते हैं उस सब की क्या है, तो वो देखते हैं कि कुछ डांस हो रहा है, ऐसा कुछ उनकी नज़र पड़ती है। वो एकदम चौंक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नृत्य चल रहा होता है, सती नृत्य सीख रही होती है। तो उनका एकदम उनकी खुशी का पार नहीं होता, बोला माय गॉड ऐसा कैसे। तो वो सीधा उधर चले जाते हैं। तो उनको देख के एकदम सती भी चौंक जाती है, कि वो तो सीधा समझती है कि वो उनकी मदद मांगने के लिए आए। बोला क्या हुआ, हाँ मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बस आपसे मुलाकात हो गई। तो वहाँ पे पंडित जी होते हैं, वो सती जी को कुछ सिखा रहे होते हैं नृत्य की। वो बताते हैं कि आपके स्टेप सही आ रहे हैं, लेकिन आपका भाव नहीं आ पा रहा है। ये शिव सुन लेते हैं। तो इतना सुन के शिव जाते हैं कि मैं कुछ सिखा सकता हूँ क्या। तो उन्होंने सही कहा कि पंडित जी सही कह रहे हैं, आपका भाव नहीं आ रहा है। तो सती कहे कि फिर सती की जो
पीए बोल सकते हैं हम लोग, सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट, सखी भी बोल सकते हैं। तो वो शिव को कहती है कि तुम हाउ डेयर यू, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम प्रिंसेस को, राजकुमारी को ऐसे कैसे तुम कह सकते हो कि उनको नहीं आता है, तुम सिखा दोगी। तो तब शिव स्टेज पे जाते हैं, परमिशन लेते हैं और ऐसे प्रणाम करके नटराज पोजीशन लेते हैं। तो सब मतलब कुतूहल से देखते हैं, मतलब सब काफ़ी क्या बोलते हैं, एकदम आश्चर्यजनक होकर देखते हैं कि ये हो क्या रहा, कर क्या रहे हैं। फिर सब अपना नृत्य शुरू करते हैं, तांडव। और धीरे धीरे वो पंडित जी जो एकदम माहिर होते हैं वो भी मतलब देखते रह जाते हैं कि ये क्या था। ये वो खुद शिव से कैसे कि ये क्या है, मतलब दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, आपको देखना मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे मोमेंट में से कुछ मतलब था ये। तो काफ़ी सती भी चौंक जाती है कि मतलब हाव भाव से लेके एक्सप्रेशन से लेके जो स्टेप्स थे, मतलब दैट वाज अमेजिंग। तो काफ़ी वहाँ जितने खड़े थे सब चौंक जाते कि ये क्या, ऐसा कैसे भाई, ऐसा कैसे हो गया। तो शिव फिर बताते हैं थोड़ा उनको कि कैसे वो नटराज आसन क्यों किया, धरती से कनेक्ट होने के लिए, वहाँ से एनर्जी लेने के लिए, सारा समझाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे शिव को। सती भी सीखने की कोशिश करती हैं, थोड़ा ऑड फील करती है ज़रूर, बट अच्छा लगता है। फिर कहानी वहाँ से आगे बढ़ती है, उस मुलाकात ख़त्म होती है, शिव अपने घर मतलब जहाँ पे उनका रहने का बंदोबस्त है वहाँ जाते हैं, सती जी अपने महल में चली जाती हैं। नेक्स्ट डे अगेन राजा से मुलाकात फिक्स है डेली, सुबह फिर जाते हैं शिव, बातचीत चल रही होती है। दक्ष उनको कन्विंस कर रहे होते हैं कि आप ही हो जो हो, हमारा प्रदेश के बारे में ऐसा है वैसा है, जानकारी देते हैं और आपको ही हमें पापियों से बचाना है, ये वो। उतने में एक दो प्रहर हो जाते हैं, वहाँ पे प्रहर के रूप में नरेट किया गया है टाइम को, क्योंकि पुराने ज़माने का था तो वहाँ पे तो कोई अवर सिस्टम ऐसा था नहीं। तो शिव को जैसे ही लास्ट डे मतलब कल जैसे वो सती को जिस टाइम मिले थे वही टाइम होने वाला है नृत्य का, तो उनके दिल में मतलब एक इम्पैशंस रहता है कि बस जल्दी यहाँ निपटे, जल्दी मैं जाऊँ। तो वो राजा से मतलब राजा को ऐसे फील हो जाता है कि माय लॉर्ड आपको कहीं जाना है क्या। तो फिर कहते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा काम है, जाना है। तो बोले ठीक है, हम आज ही ख़त्म करते हैं यहाँ बातचीत, कल हम फिर से शुरू करेंगे। तो बोला सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ही वैसे राजा से बोलना तो पड़ेगा भाई, ही इज़ द किंग ऑफ दिस एम्पायर। तो बोल के फिर वो निकल जाते हैं कि हम कल करेंगे। अगेन वो आज सती से मिलते हैं, तो बातचीत में उनसे गलती से सती को टच कर लेते हैं कुछ सिखाने के चक्कर में, स्टेप सही करने में। और वहाँ सती जी एकदम भड़क जाती है भयंकर रूप से, और वो उनको कहती है कि जाओ जाके शुद्धिकरण कराओ। और आज के बाद उसके बाद वो गुस्सा हो जाती है, उनसे मिलती ही नहीं है। अब वो भी सोच रही है शुद्धिकरण क्या है, लेकिन शिव ध्यान पे नहीं लेते, बोला हटाओ सब ये सब। उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो चले जाते हैं अपना चिलम विलम भरते हैं, जैसे कि उस बुक में लिखा हुआ है। तो अपना वो करते हैं ना, दिमाग ख़राब रहता है। अब काफ़ी टाइम हो जाता है, उसके बाद एक आध वीक 2 वीक हो जाते हैं, सती ना तो नृत्य के लिए आती है, ना तो उनसे मिलती है, ना ही मुलाकात हुई। तो काफ़ी इम्प्रेशंस हो जाते हैं। एक दिन मार्केट में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि एक पूरा काफ़िला आ रहा है जिनका एक ड्रेस कोड है, उसमें लेडीज़ है पूरी, उनका एक ड्रेस कोड है। वो लेडीज़ आ रही है, सब रास्ता खाली हो जा रहा है, आगे राजा के सैनिक उनको लेके जा रहे हैं। तो वो पूछते हैं नंदी जी ये सब क्या हो रहा है। तो बोले विकर्मा लोग जा रहे हैं। अब विकर्मा लोग क्या है, तो मेलुहन कम्युनिटी में क्या होता था कि जो लेडीज़ इमेच्योर बच्चे को जन्म देती है, मतलब 9 महीने से पहले टू बी बर्थ चाइल्ड बर्थ हो जाता है, मतलब 9 महीने से पहले अगर कोई बच्चा जन्म ले लेता है या मृत्यु हो जाती है उसकी, और मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी लेडीज़ को कहा जाता है कि इनको पुराने जन्मों का पाप की सज़ा मिल रही है। तो इनको सोसाइटी के अलग ही रखा जाता है, उनका पहरवेश एक अलग हो जाता है, और उनसे उनके घर वालों को छोड़ कर और कोई बात नहीं कर सकता, ना ही कोई छू सकता है। तो उनको एक अलग से ही रहना, उनको एक तपस्या की तरह ही रहना है पूरी ज़िंदगी। तो ये चीज़ शिवा सुन के मतलब काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि ये क्या है, ये क्या बकवास है, ऐसा थोड़ी होता है कुछ। बट उस टाइम यही सही था। तो उस टाइम तो वो काफ़ी मतलब अनरेस्ट था उनके अंदर इस चीज़ को लेके, उनको लगा कि मैं इस बारे में ज़रूर बात करूँगा राजा से, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर कहानी आगे बढ़ती है। शिव नेक्स्ट डे मिलते हैं दक्ष से। अब दक्ष उनको बताते कि ये जो जगह है ये हम लॉर्ड राम के अनुवंशज है, वंशज है, मतलब श्री राम के वंशज है। उस टाइम पे भगवान श्री राम ने चंद्रवंशियों पे विजय दिलाकर हमें पापियों से मुक्ति दिलवाई थी। लेकिन अभी भी चंद्रवंशी जो कुछ बच गए हैं वो हम पे अत्याचार कर रहे हैं, टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं। तो इनसे निजात आप ही दिलवा सकते हो, आप ही भगवान राम का अधूरा काम पूरा कर सकते हो। शिव अभी भी उनकी बात नहीं मानते कि वो कैसे हो सकता है कि एक आम आदमी मेरे जैसा आपको कैसे बचा सकता है, पूरे देश को कैसे ऐसे करा सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। उसी टाइम में इनको सोमरस के बारे में बताया जाता है। सोमरस क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक अमृत। मेलुहन कम्युनिटी में कोई भी बूढ़ा नहीं होता, चाहे कितनी भी एज हो जाए। जैसे दक्ष वो खुद 185 ईयर्स के थे, लेकिन वो यंग जैसे 30 ईयर्स एज हो। सती खुद 85 ईयर्स की थी, बट शी लुक्स लाइक 20, 22, 24। तो वहाँ पे सोमरस की वजह से जो शिव को पिलाया गया था क्वारंटाइन में, जिसकी वजह से उनका कंठ
नीला हो गया। तो सोमरस के बारे में बताया जाए तो शिव काफ़ी एस्टोनिश्ड हो जाती है, बोला ऐसा कैसा, ऐसी भी कोई जड़ी बूटी हो सकती है, दवाई हो सकती है कि जिससे ऐसा मतलब हमेशा जवान रहा जा सके। तो वहाँ वो एक जगह पे बनती है, मुन्नार करके पर्वत है, वो काफ़ी सीक्रेट प्लेस होता है इस देश का। तो शिव कहते हैं कि मुझे देखना है, मुझे वहाँ जाके एक बार देखना है। तो फाइनली डिसाइड होता है कि ठीक है, कल आपका व्यवस्था करा दी जाएगी। नेक्स्ट डे काफ़िला चल देता है मुन्नार जाने के लिए शिव का, नंदी जी के साथ। नंदी अब इनके साथ ही रहते हैं, लाइक इनके पर्सनल पीए टाइप ही हो गए हैं, कैप्टन नंदी। तो काफ़िला चलता है आगे। अब काफ़िला आगे चलता है तो पहुंचता है मुन्नार। अब मुन्नार एक रिसर्च प्लेस है, एक साइंटिफिक लेबोरेटरी है जहाँ पे सोमरस को बनाया जाता है। तो वहाँ के चीफ साइंटिस्ट है बृहस्पति, नाम काफ़ी अच्छा दिया गया है। बृहस्पति जी से शिव मिलता है। इनिशियली बृहस्पति भी काफ़ी मतलब ये बोला ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो काफ़ी साइंटिस्ट है, वो बिलीव करते हैं कि सब कुछ साइंस के रिलेटेड, मतलब साइंस बेस पे, रीज़न बेस पे बिलीव करते हैं, ऐसी कोई अंधश्रद्धा में बिलीव नहीं करते। तो उनका शुरू में शिव के प्रति जो एक अभिगम रहता है, एक एटीट्यूड रहता है, वो अच्छा नहीं रहता, मतलब इतना अच्छा नहीं रहता, एक न्यूट्रल रहता है। मतलब ज़्यादा जैसे किंग का, जैसे दक्ष का जो रहता है कि वो उनको सीधा भगवान ही बोलते हैं, मतलब वो बस यही मान चुके यही हैं बस। लेकिन बृहस्पति उस चीज़ से कन्विंस नहीं हो पाते हैं। तो बृहस्पति शुरू में नॉर्मली बात करते हैं काफ़ी ऐसे, बट धीरे 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 जैसे शिव से इन दोनों का इंटरेक्शन बढ़ता है, वो आप पढ़ोगे बुक में कि कैसे इंटरेक्शन बढ़ता है, कैसे शिव ताज्जुब से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे बृहस्पति उनको आंसर करते हैं साइंटिफिक वे में। धीरे धीरे इन दोनों के बीच की दोस्ती बढ़ती है। उस मुलाकात में वो काफ़ी अच्छा रिलेशन बनता है। तो वहाँ पे सोमरस के वो देखते हैं, शिव काफ़ी फैसिलिटी देखते हैं, कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। और उसी टाइम में दूसरे दिन राजा दक्ष भी वहाँ पहुँच जाते हैं अपनी पुत्री सती और अपनी वाइफ वीरिनी के साथ। वहाँ पे एक ब्रेकफास्ट अरेंज किया जाता है शिव के साथ। तो उसी ब्रेकफास्ट में शिव और सती एक दूसरे के सामने देखते हैं तो काफ़ी स्टेयर हो, जैसे ऐसे नहीं नज़रें मिल जाती, एकदम अगल बगल की दुनिया भूल गए। और अचानक से ग्लास गिरता है, जैसे पूरा फिल्म में एकदम सीन है कि ग्लास गिरता है तो अचानक से उनकी नज़र हटती है एक दूसरे से, और फिर काफ़ी थोड़ा एम्बेरस फीलिंग होता है और ये सब। तो दक्ष वहाँ से उस इंसिडेंट से समझ जाते हैं, इंसिडेंट से, कि कुछ दाल में काला है, समथिंग इज़ गोइंग ऑन, खिचड़ी पक रही है। बट वो खुश होते हैं, क्योंकि भगवान से अगर बेटी की शादी हो रही तो क्या दिक्कत है, उनके लिए तो भगवान ही है। तो अब कहानी आगे बढ़ती, वहाँ से वो रिटर्न आते हैं। अब लौटते हुए एक घटना घटित हो जाती है कि अगेन जो वहाँ पे आपको याद होगा पहले सती पे जो अटैक हुआ था, अगेन वही लोग, नागा लोग। अब नागा लोग कौन है? अब नागा लोग सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तो दो हो गए, अब एक तीसरी कम्युनिटी अलग है, नागा प्रजाति। उनका क्या है कि उनके पापों की वजह से उनको एक श्राप मिला कि उनका मुंह सर्प जैसा होता है, बॉडी इंसान की, मुंह सर्प जैसा होगा, सांप जैसा होगा। और वो बहुत ही हाईली विशियस और बहुत ही बेकार टाइप के लोग होते हैं, जिनको समाज से खदेड़ के बाहर कर दिया जाता है। नर्मदा के नीचे का जो एरिया है अभी का साउथ का एरिया, वहाँ पे उनका वास होता था और वो किसी के साथ रह नहीं सकते। इवन चंद्रवंशी भी उनको अलाउ नहीं करेंगे अपने साथ रहना, सूर्यवंशी तो करेंगे नहीं, चंद्रवंशी भी अलाउ नहीं करेंगे, उनको छूना तक वो है, उनका नाम लेना तक वो है, पाप है। तो ये लोग फिर से अटैक कर देते हैं। और उसमें होता क्या है कि अटैक से भ्रमित करते हैं। आधा जो लश्कर होता है, साथ में जो टुकड़ी होती है, आधी जो पहले अटैक वाले होते हैं वो थोड़ा अटैक करके भाग जाते हैं, तो उनके पीछे उनको पकड़ने लग जाती है और मेन अटैक अब आता है। लेकिन शिवा जो पहले ही ट्राइब में इतने बड़े लड़ाकू योद्धा रहे हैं, अपने जो ट्राइब है उनके लीडर रहे हैं, तो वो भाप लेते हैं इस खतरे को और वो सबको जोड़ के रखते हैं, जितने भी बचे हैं उनको गाइड करके रखते हैं कि मैं जैसे कह रहा हूँ बस वैसे करो, हम लोग हरा देंगे इनको। और उनके गाइडेंस के अंडर में 30-40 सूर्यवंशी जो अटैक करते हैं नागा के साथ मिलके, उनको वो हरा देते हैं, उनको भगा देते हैं, कुछ को मार देते हैं, कुछ भाग जाते हैं। उतने में फिर उनके सैनिक वापस आ जाते हैं, ये खबर राजा तक पहुंच जाती है, राजा वहाँ से भागे भागे आ जाते हैं और उनका विश्वास और दृढ़ हो जाता है, क्योंकि वो जानते थे अब तो शिव ने ही बचाया है। पूरा हमले में उनकी गाइडेंस के अंडर में जो छोटी सी टुकड़ी थी वो उन लोगों के सामने लड़ी और कम से कम सती को बचा लिया। तो और उनका तो विश्वास दृढ़ हो जाता है और वो जीत पकड़ लेते हैं कि नहीं अब जनता को बताना ही पड़ेगा। तो फाइनली उनकी जीत के आके शिव घुटने टेक देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, अब बता दीजिए। फिर ऐलान किया जाता है जनता में कि हमारे नीलकंठ आ गए हैं और अब हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं, अब सारे पापी अब सब मर जाएंगे, सबको हटा दिया जाएगा, अब चंद्रवंशियों की खैर नहीं है। सो कहानी यहाँ से और इंटरेस्टिंग वे में आगे बढ़ती है, बट उसे हम सुनेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बिकॉज ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। बट एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।